अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन विद सनिया। क्या आप जानते हैं कि बड़ी सगीर की तारीख में एक ऐसी मलका भी गुजरी है जिसने मर्दों के दौर में दिल्ली के तख्त पर हुकूमत की? जी हाँ, वो थी रजिया सुल्तान, एक बहादुर, ज़हीन और निडर हुक्मरान। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक औरत किस तरह सुल्तान बनी, क्यों दरबारी अमीर इसके खिलाफ खड़े हो गए और किस तरह इसकी जिंदगी एक अलनाक अंजाम तक पहुंची। अगर आप इन सब हैरत अंगेज सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि रजिया सुल्तान की कहानी सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हिम्मत और कुर्बानी की एक लाजवाब मिसाल है। सुल्ताना रजिया सुल्तान की नामजदगी। सुल्तान अल्तमिश का सबसे लायक बेटा नासिरुद्दीन महमूद इसकी जिंदगी में ही वफात पा गया था। इसके बाद बाकी बेटों में से कोई भी इतना काबिल नहीं था कि हुकूमत का बोझ संभाल सके। अल्तमिश ने अपने एक बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बदायूं और फिर लाहौर की गवर्नरी दी, लेकिन इसका ये तजर्बा कामयाब साबित न हुआ। अल्तमिश को अपने बेटों की नाअहली का पूरा इल्म था। नासिरुद्दीन महमूद के बाद रजिया इसकी सबसे बड़ी औलाद थी। अल्तमिश इसकी सलाहियतों से बहुत मुतासर था, क्योंकि लड़की होने के बावजूद रजिया में हुस्न खूबसूरती के साथ साथ बहादुरी, जुर्रत और अक्ल शऊर की चमक भी थी। अल्तमिश ने जब ग्वालियर की मुहिम पर जाना था तो इसने रजिया को हुकूमत का निगरान मुकर्रर किया। रजिया ने अपने वालिद की गैर मौजूदगी में हुकूमत के बड़े बड़े काम निहायत कामयाबी से अंजाम दिए। इसने अपने अच्छे इंतजाम, अच्छे इखलाक और बावकार किरदार से सबको मुतासिर कर लिया। सिर्फ चंद दरबारी अमीर इसके खिलाफ थे, क्योंकि वो औरत की हुकूमत को कबूल नहीं करते थे। अल्तमिश जब ग्वालियर की मुहिम से वापस आया और इसने रजिया का इंतजाम देखा तो बहुत खुश हुआ। इसने वजीर सल्तनत को हुक्म दिया कि रजिया को जानशीन वली अहद लिखकर ऐलान कर दिया जाए। साथ ही चांदी के सिक्के भी जारी किए गए, जिन पर अल्तमिश के साथ रजिया का नाम भी दर्ज था। कहा जाता है कि कुछ दरबारी अमीर इस पर नाराज हुए, क्योंकि इनके नजदीक औरत होना ही एक बड़ी कमजोरी थी। इन्होंने वजीर निजामुल मुल्क कमालुद्दीन जुनैदी की सरबराही में सुल्तान अल्तमिश से कह दिया कि ये मुनासिब नहीं कि बादशाह अपने बेटों के होते हुए एक बेटी को वलीअहद बना दे। इस पर अल्तमिश ने एक आ भरी और कहा, नादानो, अगर बेटे काबिल होते तो मुझे कोई गम ना होता, मगर मुसीबत ये है कि वो नालायक हैं। इनमें ना हिम्मत है ना अकल की पुख्तगी कि सल्तनत के भारी बोझ को उठा सकें। रजिया अगरचे लड़की है, मगर इसमें मर्दों जैसे जुर्रत, बहादुरी और अक्ल शऊर मौजूद है। वो अपने नालायक भाइयों से कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन शाह तरकान, जो एक तुर्क औरत थी और रुकनुद्दीन की माँ थी, चाहती थी कि इसका बेटा जानशीन बने। इसने कई साथी बना लिए और किसी हद तक कामयाब भी हो गई। 1235 ईस्वी में अल्तमिश लाहौर से रुकनुद्दीन को दिल्ली ले आया। इस पर शाह तरकान और इसके साथी खुश हुए और इन्हें लगा कि अब जानशीनी में तब्दील हो जाएगी, मगर किसी ऐलान से पहले ही अल्तमिश का इंतकाल हो गया। रुकनुद्दीन और रजिया की कश्मकश 1236 ईस्वी। सुल्तान अल्तमिश के इंतकाल के बाद अगरचे दिल्ली के अवाम, फौज और दरबारी अमीरों ने रजिया को बादशाह बनाना चाहा था, लेकिन शाह तरकान रुकनुद्दीन की मां ने तमाम बातों को नजरअंदाज करते हुए रुकनुद्दीन को तख्त पर बिठा दिया। रुकनुद्दीन ने सल्तनत के तमाम इख्तियारात अपनी मां को दे दिए और खुद ऐशो इशरत में डूब गया। इसने अपना लक़ब फिरोज शाह रख लिया, लेकिन अमीरों का ये इंतखाब गलत साबित हुआ। रुकनुद्दीन ने दरबार को ऐशो इशरत का मरकज बना दिया। खजाना मस्करों, गवाहों, नाचने वालियों और बाजारी औरतों पर लुटाया जाने लगा। यूं सल्तनत की इज्जत और वक़ार बर्बाद होना शुरू हो गया। इसके साथ ही शाह तरकान के जुल्म बढ़ते गए। इसने बेरहमी की इंतहा कर दी। सुल्तान अल्तमिश की तमाम बीवियों को कत्ल करवा दिया। अल्तमिश के छठे बेटे नासिरुद्दीन को जेल में डलवा दिया। सबसे छोटे शहजादे कुतुबुद्दीन की आंखें निकलवा दी और फिर इसे बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसके बाद शाह तरकान ने रजिया को भी रास्ते से हटाने की कोशिश की। रजिया, जो कुतुबुद्दीन की सगी बहन थी, ये खबर सुनते ही कमाल जुर्रत से मैदान में आ गई। इसने आम कपड़े पहनकर लोगों के सामने फरियाद की। यह जुम्मे का दिन था, मस्जिद नमाजों से भरी हुई थी। रजिया ने झरोके बालकोनी से लोगों को पुकार कर कहा, जुल्म और ज्यादती की इंतहा हो गई है। आज मेरे भाई कुतुबुद्दीन को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। अब मेरी बारी आने वाली है। रुकनुद्दीन और शाह तरकान की बेरहमी अनकरीब मुझे भी तुमसे छीन लेगी। रजिया की इस बहादुरी और दर्द भरी फरियाद से अवाम मुश्तइल हो गई। बड़े बड़े दरबारी, फौजी अफसर और गवर्नर, जो पहले ही रुकनुद्दीन की बदअमलियों और शाह तरकान के जुल्म से तंग आ चुके थे, रजिया के साथ खड़े हो गए।
चुनाचा, ऊद, बदायूं, हासिन, मुल्तान और लाहौर के गवर्नरों ने मिलकर एक महाज बनाया और दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। रुकनुद्दीन फौज लेकर मुकाबले के लिए निकला, लेकिन इसके फौजी और साथी इसका साथ छोड़ गए। नतीजे में रुकनुद्दीन और शाह तरकान को गिरफ्तार करके इनकी हुकूमत का खात्मा कर दिया गया। कहा जाता है कि रुकनुद्दीन को रज़िया के सामने लाया गया। रज़िया ने सिर्फ ये कहा, जो कातिल है इसे कत्ल कर दिया जाए। चुनाचा रुकनुद्दीन को वहीं कत्ल कर दिया। रज़िया सुल्ताना की तख्तनशीनी 1236 ईस्वी। शाह तरकान और रुकनुद्दीन के इक़्तिदार के खात्मे के बाद इस वक्त दिल्ली में सिर्फ नासिरुद्दीन महमूद मौजूद था, जो अभी कम उम्र और नाबालिग था। इस हालात में दिल्ली की अवाम और दरबारी अमीरों ने रज़िया को तख्त पर बैठने की दावत दी। चुनाचा 1236 ईस्वी में रज़िया सुल्ताना तख्त पर बैठी। ख्वाजा जहां अहमद अय्याज ने अपनी किताब चैल रोज़ा में लिखा है कि तख्तनशीनी की तकरीब में रज़िया ने मर्दों का लिबास पहना। मर्दाना लिबास में इसकी शान व वक़ार और हुस्न जमाल का ये आलम था कि हर निगाह एहतराम और रौफ़ से झुक गई और बड़े दरबार में कोई भी इसकी तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत न कर सका। कहते हैं कि सुल्ताना के एक भाई ने अपने गुलाम से पूछा कि रज़िया के लिबास का रंग क्या था। गुलाम ने जवाब दिया, मलका तो गोया सूरज की किरणों का लिबास पहनकर आई थी। फतवा सलातीन के मुसन्निफ असामी ने इससे मुख्तलिफ बात लिखी है। वो कहता है कि तख्तनशीनी की तकरीब में तख्त और दरबारी अमीरों के दरमियान एक पर्दा मौजूद था। बहरहाल तख्तनशीनी के वक्त रज़िया ने दरबारी अमीरों और हुकूमत के अरकान से निहायत खुशखलाक अल्फाज में खिताब किया। इसने इनकी हिमायत और तावन का शुक्रिया अदा किया। साथ ही वो तमाम कवानीन और ज़ाब्ते जो रुकनुद्दीन के दौर की बदइंतज़ामी में ख़त्म हो गए थे, दोबारा नाफिज किए। इब्तदाई मुश्किलात और ममालकत की तंजीम। कुछ अमीर जो रज़िया के हामी नहीं थे, इसकी तख्तनशीनी के वक्त बगावत के लिए तैयार हो गए। वज़ीर हुकूमत जुनैदी की सरपरस्ती में मुल्क अलाउद्दीन शेर खानी, मुल्क सैफुद्दीन और मुल्क अज़ालुद्दीन कबीर खानी ने मुत्तहद होकर लाहौर में बगावत कर दी। इसमें मुल्क नसारुद्दीन तियारी, जो मालवा का जागीरदार था और हाल ही में बदायूं का गवर्नर मुकर्रर किया गया था, बर वक्त सुल्ताना की मदद के लिए पहुंच गया। वो रज़िया की तरफ से लड़ते हुए बागी अमीरों के हाथों मारा गया। रज़िया सुल्ताना ने इस मौके पर अपनी सियासत का इस्तेमाल किया। इसने मुखालफिन में से चंद एक को अपने साथ मिला लिया और फिर ये बात इस तरह मशहूर की कि बाकी बागी एक दूसरे पर शक करने लगे। इस तरह इनके दरमियान आपसी दुश्मनी और बदइत्तेमादी पैदा हो गई और इनका इतिहाद टूट गया। चुनाचा वज़ीर जुनैदी भागकर सरमोर के पहाड़ियों में जा छुपा, जहाँ बिल आखिर वो मर गया। मुल्क सैफुद्दीन अपने भाई फखरुद्दीन समेत गिरफ्तार हुआ और कत्ल कर दिया गया। मुल्क अलाउद्दीन भी मारा गया और इसका सर दरबार में लाया गया। अज़ालुद्दीन कबीर खानी नाज़िम लाहौर ने इताअत कबूल कर ली। अमन व अमान कायम करने के बाद सुल्ताना ने अब इंतज़ाम सल्तनत की तरफ तवज्जो दी। इसने ख्वाजा मेहदी गज़नवी को, जो वज़ीर जुनैदी का नायब था, वज़ीर सल्तनत मुकर्रर किया। मुल्क सैफुद्दीन ऐबक को कुतुब खान का खिताब देकर सुपरसलार बनाया और मुल्क अज़ालुद्दीन कबीर खानी को लाहौर का गवर्नर मुकर्रर किया। इस तरह हालात दुरुस्त होने लगे। लखनऊ से दीबर तक तकरीबन तमाम अमीरों ने ताअत कबूल कर ली। सिंध और बंगाल के हुक्मरानों ने भी बगैर किसी दबाव के दिल्ली की हुकूमत को मान लिया। राजपूतों की बगावत। सुल्ताना रज़िया के ज़माने में राजपूतों की बगावत का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। इस दौरान चौहानों ने मौका पाकर रणथंभौर पर कब्जा कर लिया और मुसलमानों की फौज को वहां से पीछे हटाना पड़ा। राजपूतों ने शमाल मशरकी राजपूताना भी मुसलमानों से खाली करा लिया। इन्होंने मेवाटियों को अपने साथ मिलाकर दिल्ली की सरहदों पर भी हमला शुरू कर दिए। इसी दौरान ग्वालियर का किला भी मुसलमानों के हाथ से निकल गया। यह मुमकिन था कि रज़िया इन राजपूतों की बगावत को ख़त्म करने की कोशिश करती, लेकिन मुखालिफ तुर्क अमीरों की साजिशों ने इससे इस तरफ तवज्जो देने का मौका ही न दिया। मंगोल हमलावर। सुल्ताना रज़िया ने अपने दौर में मंगोलों के साथ सुलह और अमन के ताल्लुकात कायम रखे। जब गजनी की ख्वारज़मी अफसर हुस्न कन्ना को मंगोलों ने वहां से निकाल दिया और वो रज़िया से मदद मांगने आया, तो रज़िया ने किसी किस्म की फौजी मदद देने से इनकार कर दिया। रज़िया के इस रवैये से मंगोल इतने खुश हुए कि इन्होंने शुक्राने के तौर पर इसके 4 साला दौरे हुकूमत 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक पंजाब में कोई हमला ना किया। इस तरह इस जमाने में दरियाए चनाब, सल्तनत दिल्ली और मंगोलों के दरमियान एक कुदरती हद बन गया। मंगोलों ने इस दरबार को अबूर करने की कोशिश न की, लेकिन रज़िया के बाद वो चनाब पार करके कई बार पंजाब में दाखिल हुए।
رضیہ اور امیروں کا ٹکراؤ۔ رضیہ کو اپنے ہی دربار امیروں کے خلاف لڑنا پڑا۔ اس کے کئی اسباب تھے۔ رضیہ نے بادشاہوں کی طرح حکومت کرنے کی کوشش کی۔ اس نے پردہ ترک کر دیا اور عورتوں کا لباس چھوڑ دیا۔ وہ قبا اور قلعہ پہن کر دربار میں آتی اور گھوڑے یا ہاتھی پر سوار ہو کر عوام کے سامنے آتی تھی۔ قدامت پسند لوگوں نے اس کو ناپسند کیا اور اسلامی روایت کے خلاف قرار دیا، لیکن رضیہ کے خیال میں پردہ چھوڑ دینا واضح حکومت کے لیے ضروری تھا اور اس میں کوئی برائی نہ تھی۔ التمش کے زمانے سے ہی 40 جیدہ غلاموں کی ایک جماعت تھی جسے بڑا مقام حاصل تھا۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ وہ رضیہ کا خاص منظور نظر بنے اور اقتدار پر قابض ہو، لیکن رضیہ ایک مضبوط شخصیت تھی اور اس نے سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے۔ اس نے ان کی خواہشات کو رد کر دیا جس سے وہ سب اس کے خلاف ہو گئے۔ رضیہ سلطنت دہلی کی پہلی عورت حکمران تھی۔ اس سے پہلے کوئی عورت دہلی کے تخت پر نہیں بیٹھی تھی، اس لیے بہت سے صوبائی افسر اور ترک امیر یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ایک عورت ان کی حکمران ہو۔ ان کا خیال میں عورت کے ماتحت ہونا مردوں کی عزت اور غیرت کے خلاف تھا۔ رضیہ کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ عورت تھی اور اس زمانے میں عورت کو کم تر سمجھا جاتا تھا۔ عمرہ کے نزدیک عورت کی حکومت مردوں کی غیرت کے خلاف تھی۔ اس زمانے میں رضیہ نے ایک حبشی غلام یا قوت پر بڑے بڑے انعامات کی بارش کی۔ کچھ مورخین نے اس کو برا اور قابل الزام قرار دیا ہے، لیکن دوسرے مورخین کے مطابق حقیقت یہ تھی کہ ترک افسر تمام اختیارات اپنے قبضے میں رکھے ہوئے تھے۔ رضیہ نے ان کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے ایک غیر ترک کو اوپر اٹھایا۔ اسی وجہ سے اس نے یہ قوت کو امیر خوار استنبول کا نگران بنایا اور بعد میں اسے امیر الامراء کا لقب دیا۔ اس پر ترک امیروں نے اس فیصلے کو اپنی توہین سمجھا۔ جگہ جگہ سرگوشیاں اور سازشیں شروع ہو گئیں جو بالآخر کھلی بغاوت میں بدل گئیں۔ بغاوت اور مشکلات۔ سب سے پہلے پنجاب کے گورنر ملک اسال الدین کبیر خانی نے 1239 عیسوی میں رضیہ کے خلاف بغاوت کی۔ اس کا خیال تھا کہ چونکہ رضیہ ایک عورت ہے اس لیے وہ اس کے خلاف کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا سکے گی۔ خاص طور پر چوہانوں کی بغاوت پر رضیہ کی خاموشی نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ وہ اس کے خلاف کچھ نہیں کرے گی، لیکن رضیہ فوراً فوج کے ساتھ لاہور جا پہنچی۔ یہ دیکھ کر ملک کبیر صوبہ سرحد کی طرف بھاگ گیا، لیکن وہاں منگولوں نے اسے سکون نہ لینے دیا۔ آخرکار مجبور اور ہارا ہوا واپس لاہور آیا اور معافی مانگی۔ رضیہ نے اسے معاف کر دیا اور دوبارہ گورنر بنا دیا، لیکن پنجاب کے بجائے اسے ملتان بھیج دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ملتان پر سیف الدین حسن نے قبضہ کر لیا۔ لاہور کی بغاوت ختم ہونے کے بعد بھی سازشیں چلتی رہیں، یہاں تک کہ بٹھنڈا کے گورنر ملک اختیار الدین التونیا نے بھی رضیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس بغاوت کے پیچھے امیر آیت گین کا ہاتھ تھا جو رضیہ کے دور میں بڑے عہدے پر تھا۔ وہ رضیہ کا سب سے بڑا مخالف اور ترک سرداروں کا سربراہ تھا۔ التونیا کی بغاوت سے اس کے دو مقصد تھے۔ رضیہ کو دہلی سے ہٹایا جائے کیونکہ دہلی میں اس کے حمایت زیادہ تھی۔ دہلی کو فوج سے خالی کیا جائے تاکہ یعقوبت کو قتل کرنے اور رضیہ کو ختم کرنے کے بعد آسانی سے حکومت پر قبضہ کیا جا سکے۔ چنانچہ التونیا کی بغاوت سے یہ دونوں مقصد پورے ہو گئے اور مخالفین کامیاب ہوئے۔ جب التونیا نے بغاوت کی تو گرمی کا موسم اور رمضان کا مہینہ تھا، لیکن رضیہ نے اس کی پرواہ نہ کی اور فوج لے کر بٹھنڈا کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس سفر میں جلال الدین یاقوت بھی اس کے ساتھ تھا۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق وہ دہلی میں ہی رہا تھا۔ بہرحال ترک سرداروں نے موقع پاتے ہی رضیہ کے بٹھنڈا پہنچنے سے پہلے ہی یاقوت کو قتل کر دیا اور رضیہ کو گرفتار کر کے التونیا کے پاس بھیج دیا۔ رضیہ کی معزولی۔ رضیہ کو گرفتار کر کے جب ملک التونیا کے پاس بھیجا گیا تو فوراً بعد ہی ترک امراء اور فوجی افسر دہلی واپس آ گئے۔ وہاں جا کے التمش کے بیٹے معزال الدین شاہ کو اپریل 1240 عیسوی میں اس شرط پر تخت پہ بٹھایا گیا کہ آیت گین نائب حکمران ہوگا۔ آیت گین نے تمام سلطنت کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے، یہاں تک کہ اس نے وزیر سلطنت معزول الدین کے اختیارات بھی چھین لیے۔ پھر اس نے بہرام شاہ کی بہن سے شادی کر کے اور زیادہ طاقت حاصل کر لی، لیکن جلد ہی بہرام اس سے تنگ آ گیا اور اپنی تخت نشینی کے تقریب 3 ماہ بعد اس کو قتل کروا دیا۔ ادھر دوسری طرف رضیہ نے التونیا کی قید سے نکلنے کی کئی کوششیں کی مگر کامیاب نہ ہو سکیں۔
आखिरकार हालात को बिगड़ता देखकर इसने अपने हुस्न खूबसूरती का सहारा लिया और अल्तोनिया से शादी करने पर रजामंदी जाहिर की। अल्तोनिया, जो अब तक इंकलाब से कुछ हासिल न कर सका था और आयत कीन के कत्ल के बाद भी इसके हाथ कुछ न आया, रज़िया के हुस्न के जादू में फंस गया। यहाँ तक कि दोनों की शादी हो गई। अब दोनों ने दिल्ली का तख्त हासिल करने के लिए किस्मत आजमाई का फैसला किया। इन्होंने जाइयों और गक्कर कबीले के हिंदू फौजी भर्ती किए और दिल्ली पर हमला कर दिया। इधर बैराम शाह ने भी अपनी फौज मुकाबले के लिए भेजी। चुनाचा केतल के मकाम पर दोनों फौजें आमने सामने हुईं, लेकिन दिल्ली की मुनज़्ज़म फौज के मुकाबले में रज़िया और अल्तोनिया की फौज ज़्यादा देर ना टिक सकी और जल्द ही बुरी तरह शिकस्त खा गई। रज़िया की मौत के बारे में तबक़ात नाज़रीन में लिखा है कि केतल की शिकस्त के बाद सुल्ताना रज़िया और अल्तोनिया जाइयों और गक्करों के हाथों मारे गए, जिन्हें इन्होंने अपनी मदद के लिए आखिरी सहारा समझा था। कुछ मौरखीन के मुताबिक जब दिल्ली की फौज से शिकस्त हुई तो रज़िया और अल्तोनिया बठिंडा की तरफ वापस जा रहे थे। रास्ते में इनके सिपाही साथ छोड़ गए। जब वो अकेले रह गए तो चंद डाकुओं ने इन्हें कत्ल कर दिया। इब्न बतूता इस वाक़े को कुछ और अंदाज से बयान करता है। इसके मुताबिक जब सुल्ताना शिकस्त खाकर भागी तो रास्ते में भूख से बहुत परेशान हुई। इस हालात में इसे एक किसान नजर आया जो हल चला रहा था। रज़िया ने इससे खाने को कुछ मांगा। किसान ने इसे बाजरे की रोटी दी। खाने के बाद वो सो गई। इस वक्त रज़िया ने मर्दाना लिबास पहन रखा था। किसान ने जब इसके कपड़ों के नीचे कीमती कपड़ा मरसा के बाद देखा तो इसे शक हुआ, ये औरत है। लालच में आकर किसान ने सुल्ताना को कत्ल कर दिया और वहीं दफन कर दिया। फिर इसके कपड़े और घोड़े लेकर बाजार में बेचने चला गया। बाजार में दुकानदार ने कीमती कपड़ों को देखकर किसान पर शक किया। मामला बढ़ा तो खबर कोतवाल पुलिस अफसर तक पहुंची। कोतवाल ने किसान को मारा पीटा तो इसने सुल्ताना के कत्ल का एतराफ कर लिया और वो जगह भी बता दी जहां लाश दफन थी। लाश को निकालकर गुस्ल दिया गया और बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ दिल्ली लाकर दरियाए जमुना से तकरीबन 300 मील दूर दफन किया गया। वहां इसके मज़ार पर एक गुंबद भी बनाया गया, लेकिन इस मज़ार की पहचान नहीं हो सकी क्योंकि इस पर कोई कुतबा या निशान नहीं है। आज सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के मज़ार के साथ एक छोटे मज़ार को सुल्ताना रज़िया का मज़ार कहा जाता है। अगर आप स्टडी जोन विद सनिया पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार भी करें।